Welcome to Ignowala. This assignment is developed by Ignowala in association with Neeraj Publication, publishing the largest range chapter-wise reference book, including many soil sample question papers for various IGNOU courses. Now let's start studying assignment for subject code BSOC 131 समाज शास्त्र का परिचय। इस श्रृंखला में पहला प्रश्न है, संस्कृति के तत्व क्या हैं, चर्चा कीजिए, जिसका उत्तर हमें लगभग 500 शब्दों में देना है। तो संस्कृति के तत्व क्या है? भाषा। भाषा को संस्कृति का अभिन्न अंग माना गया है। दैनिक जीवन में कार्यों के लोगों के संपर्क में आने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा प्रदान नहीं की जाती, अपितु सांस्कृतिक रूप से उसका निश्चय किया जाता है। भाषा के माध्यम से विभिन्न विधियों द्वारा सांस्कृतिक सत्यता तथा मूल्यों का आदान प्रदान किया जाता है। अब दूसरा क्या महत्व है सांस्कृतिक तत्व का? विश्वास। लोगों द्वारा स्वीकृत एवं विचारणीय कथनों तथा विचारों को विश्वास कहा जाता है। विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के विश्वास होते हैं। जैसे भारत में साधारणतः लोग विवाह एवं अन्य महत्वपूर्ण अवसर के लिए शुभ मुहूर्त निश्चय करते। ये क्या है? एक विश्वास है। उदाहरण स्वरूप साधारणतः ग्रामीण लोग बहुधा रूढ़वादी एवं अंधविश्वासी होते हैं, परंतु शहरी संस्कृति में पलायन करते हैं या रूढ़वादिता समाप्त हो जाती है। कई बार मनुष्य के मन में विश्वास इस हद तक समाहित हो जाते हैं कि वह इसे छोड़ नहीं पाते। अब तीसरा तत्व क्या है? मान्यताएं। किसी समाज में रहने वाले मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियमों को स्वीकार किया जाता है, जिनको हम मान्यताएं कहते हैं। मान्यताओं का विकास समुदाय विशेष द्वारा होता है। समाज के सदस्यों को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार बोलना चाहिए, ये सब आता है मान्यताओं। मान्यताएं कार्य की विशिष्ट मार्गदर्शिकाएं हैं। अब मान्यताओं का उदाहरण क्या है? मान्यता के लिए विद्यालय में यूनिफॉर्म पहनना एक अनिवार्य औपचारिक मान्यता है, जबकि समाज में अपने तरीके से कपड़े पहनना औपचारिक मान्यता। अब सांस्कृतिक मूल्यों का संबंध मनुष्य के अंतर जगत से होता है। मूल्य निर्धारित करते कि मनुष्य के लिए क्या सही है, क्या गलत है। इसका निर्धारण सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर किया जा सकता है। किसी समाज में रहने वाले मनुष्य के सामाजिक जीवन को उच्च स्तर पर पहुंचाने वाली तथा उसे नैतिक स्तर से गिराने वाली चीजों का निर्धारण सांस्कृतिक मूल्य ही करते हैं। प्रतिबंध एवं स्वीकृति। समाज अपने विरुद्ध हो रहे व्यवहारों को स्वीकार नहीं करता। समाज के उत्थान के लिए किए गए व्यवहारों को नैतिक रूप से पुरस्कृत किया जाता है, परंतु सांस्कृतिक मान्यताओं के विरुद्ध व्यवहार करने वालों को दंडित भी किया जाता है, कैद के रूप में दिया जाता है। इसमें संस्कृति में किन मूल्यों की प्रधानता जीता? सर्वाधिक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके यह निर्धारित किया जा सकता है कि यह व्यवहार दंडनीय है अथवा प्रशंसनीय है। इस श्रृंखला में अगला प्रश्न, समाज शास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान में समानताओं का वर्णन कीजिए। समाज शास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान बहुत ही करीबी विषय माना जाता है, लेकिन फिर भी इनमें विभिन्नता है। रैडक्लिफ ब्राउन ने 1983 में सामाजिक मानव विज्ञान को तुलनात्मक समाजशास्त्र बताया। उनका मानना है कि सामाजिक मानव विज्ञान को भाव सूचक दृष्टिकोण से अर्थात सामान्य वैज्ञानिक तथ्यों एवं क्रियाओं की खोज भी सामान्य कानूनों से पृथक के स्थान पर नियमान्वेषी दृष्टिकोण से अपनाना चाहिए। हालांकि समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव मानव विज्ञान से पहले हुआ है, किंतु शुरुआत से ही दोनों विषयों में विशेषकर सामाजिक सांस्कृतिक मानव के बीच अंतर कर पाना कठिन है। विश्व के ऐसे बहुत से विश्वविद्यालय एवं कॉलेज थे जहां समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान एक ही विभाग में मौजूद था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इन दोनों के संबंधित शैक्षिक विषय की स्थापना, साथ ही दोनों विषयों के बीच भिन्नता नजर आने लगी। भारत में समाजशास्त्र के कई प्रसिद्ध शोध ग्रामीण संरचना के साथ साथ गांवों पर केंद्रित अध्ययन है, जिसमें सामाजिक मानव विज्ञान का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा यह भी सत्य है कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR सामाजिक विज्ञान की शीर्षक केंद्रीय वित्तीय निधिकरण संस्था समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान को एक इकाई मानती है। इस श्रृंखला में दूसरा सत्रीय कार्य है, जिसमें
प्रश्नों के उत्तर हमें 250 शब्दों में देने। पहला प्रश्न है, समुदाय की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समुदाय की विशेषताएं इस प्रकार है: निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या, सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक समानता, अनुभव, संगठित अंतःक्रिया, रिश्तेदारी एवं पारिवारिक संबंध। ये सब किसमें आते हैं? समुदाय की विशेषताओं में आते हैं। सामुदायिक मामले क्या होते हैं? स्थानीयता। प्रत्येक समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ एक समुदाय रहता है। सामुदायिकता की भावना, एक निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले लोगों में सामुदायिक भावना जागृत करने के लिए सामाजिक सामंजस्य बढ़ाना होता है। किसी कस्बे, जिले, शहर में रहने वाले संभवतः अपने आसपास रहने वाले लोगों से पहचान स्थापित करने के लिए संपर्क अत्यंत आवश्यक है, ताकि उसमें अपनत्व की भावना जागृत हो सके। समुदाय के निर्माण हेतु स्थानीयता आवश्यक है, परंतु पर्याप्त नहीं। सदस्यों में हम भावना का विकास भी आवश्यक है, ताकि उनमें जागरूकता आ सके। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या राजनीतिक समाजशास्त्र का एक उपक्षेत्र है? चर्चा कीजिए। राजनीतिक पद्धति का उपक्षेत्र राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अनुभवजन अनुसंधान, डिजाइन और विश्लेषण और व्यवहारिक क्षेत्र अनुसंधान अनुभव के दार्शनिक आधारों से संबंधित है। राजनीति पद्धति में पाठ्यक्रम राजनीति विज्ञान की संभावना, राजनीतिक विज्ञान और अनसामाजिक विज्ञानों के बीच समानताएं और अंतर, स्पष्टीकरण के वैकल्पिक तरीके और ज्ञान के दोनों दावों की सच्चाई के बारे में दार्शनिक मुद्दों को कवर करते हैं। 19वीं शताब्दी में राज्य और समाज आपसी संबंध पर वाद विवाद शुरू हुआ तथा 20वीं शताब्दी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामाजिक विज्ञानों में विभिन्नीकरण और विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति आई। अनुशासनात्मकता उपागम का महत्व बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मन और अमेरिकी विद्वानों में राजनीतिक विज्ञान के समाजोन्मुख अध्ययन का एक नूतन प्रवृत्ति शुरू हुई। इस प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप राजनीतिक समस्याओं की समाजशास्त्रीय खोज एवं जांच की जाने लगी। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, जबकि राजनीतिक विज्ञान राज का विज्ञान है। समाजशास्त्र का व्यापक दायरा है, जबकि राजनीतिक विज्ञान एक संकीर्ण क्षेत्र है। समाजशास्त्र में मनुष्य को सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है, जबकि राजनीति विज्ञान मनुष्य को एक राजनीतिक पशु के रूप में अध्ययन करता है। समाजशास्त्र काफी युवा है, राजनीति विज्ञान काफी पुराना विज्ञान है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय है, राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण राजनीतिक है। समाजशास्त्र और नृविज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र एवं प्रयुक्त अवधारणाएं राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में बिल्कुल नई संकल्पना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विशेषज्ञों ने यह पता लगाने का प्रयास किया, समान राजनीतिक संरचनात्मक ढांचे वाली राजनीतिक व्यवस्था के अंतर क्यों आ जाता है। विकसित व विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन शुरू हुआ और अंत में चौंकाने वाला निष्कर्ष निकला कि राजनीतिक विश्लेषकों ने राज्य व्यवस्थाओं को जिस निष्ठा व गहराई के साथ अवलोकन किया, उसी के कारण तथ्य उभर कर हमारे सामने आए कि राजनीतिक विकास की विभिन्न दिशाओं में जाने के कारण इस देश को राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप है। विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अवलोकन करने के लिए जो महत्वपूर्ण बात हमारे समाज से आती है, वह राजनीति व्यवहार की विभिन्नता है। राजनीति संस्कृति का संबंध राजनीति समाज के लोगों के राजनीतिक व्यवस्था के प्रति पाए जाने वाले विचार व धारणाओं से होता है। इन विचारों और धारणाओं में पाया जाने वाला अंतर विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विचार और धारणाओं में अंतर का प्रमुख कारण है। राजनीतिक व्यवहार में अंतर ला देते हैं। राजनीतिक समाजीकरण ही राजनीतिक विकास व राजनीतिक आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण उपकरण है। क्या है? सामाजिक विकास। इस श्रृंखला में अगला प्रश्न है, प्रकार्यात्मकता के आधार का वर्णन कीजिए। ब्रिटिश समाज मानव वैज्ञानिक एस आर रटक्लिफ ब्राउन ने 1981 से 95 द्वारा प्रयुक्त
ब्रानिस्लाव मालिनोव्स्की द्वारा समर्पित प्रकारवाद की परिभाषा के अनुसार दुर्खीम प्रकारवाद का प्रयोग नहीं करते। यद्यपि दुर्खीम न ही सामाजिक प्रकारवाद की संकल्पना को परिभाषित किया जाता है। दुर्खीम ने धर्म का अध्ययन ऑस्ट्रेलिया के टोमवाद के विचार के आरंभ किया। समाज या संस्कृति अन्य विषयों की तरह एक विशिष्ट विषय है, जैसे सौरमंडल या जैवमंडल। समाज का एक विशेष रूप में भागों में बांटा सकता है, जैसे संस्था, समूह, भूमिका, संघ, संगठन आदि। सभी उप विषय परस्पर संबद्ध एवं एक दूसरे पर आश्रित है। सभी उप विषयों के अपने सुनिश्चित कार्य हैं। किसी एक उप विषय में एक दूसरे पर भी पड़ता है, क्योंकि ये सभी परस्पर जुड़े हैं। संपूर्ण समाज अथवा संस्कृति का सभी भागों के हितों से योग भी अधिक हो, किसी भी विषय का हित हो, इसे कम नहीं कर सकता। साथ ही कोई उप विषय संपूर्ण समाज के हित की व्याख्या नहीं कर सकता। सामूहिक चेतना की संज्ञा दी जा सकती है। अब प्रश्न है जिनके उत्तर 100 शब्दों में देना। प्रश्न है, परिस्थिति क्या है? रॉल्फ लिंटन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है, उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। समाज के सदस्यों की प्रतिलिपि संबंधों को निभाते हैं। माता पिता, वैवाहिक, मित्रता, पड़ोस, न जाने अनेक प्रकार के संबंध है। इन्हीं संबंधों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद ही इनका जो स्वरूप समझते हैं। सामाजिक संबंधों को मुख्यतः 2 आयामों में विभाजित किया जाता है, परिस्थिति या सामाजिक स्थिति और दूसरा भूमिका। समूह या संबंधों में क्रम के व्यक्ति को जो स्थान होता है उसे परिस्थिति कहते हैं। इस प्रकार परिवार में आपसी संबंधों और समस्याएं उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि हम अपने पहले से ही उस दशा या परिस्थिति की जानकारी होती है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक संक्षण और सांस्कृतिक स्वरूप की अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। सांस्कृतिक की लघुतम घटक है लक्षण। इन्हें रीति रिवाज, त्योहार आदि से समझा जा सकता है। विभिन्न मानव समाजों में विद्यमान सांस्कृतिक लक्षण ही संस्कृति के अस्तित्व को एक विशिष्ट पहचान देते हैं, जैसे पैर छूना, हाथ मिलाना, हाथ जोड़ना, भोजन करना, परिधान पहनना। ये सब किसमें आते हैं? लक्षण में आते हैं। लक्षण संस्कृति के निरूपक है। इस प्रकार किसी भी समाज में अनेकानेक लक्षण मिलकर वहां की संस्कृति का निर्माण करते हैं। संस्कृति को विभिन्न सामाजिक लक्षणों एवं अंतर संबंधों से बनी संरचनाओं के रूप में समझा जाता है। इन्हें विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र भी कहा जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कश्मीर तथा दक्षिण में तमिलनाडु में विशिष्ट संस्कृति के कारण बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। समाजीकरण की परिभाषा इस प्रकार है। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है, जो सीखने वाले सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। हर्टल ने समाजीकरण की परिभाषा देते हुए कहा, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समुदाय के आदर्शी से अनुकूल बनाता है। ग्रीन के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं को स्वरूप और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए। संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे से भिन्न है। आबर्गन और निष्काफ के सभ्यता को संस्कृति से अलग चरण माना जाता है। उनके अनुसार सभ्यता उच्च स्तरीय, विकसित तथा सामाजिक रूप से स्वीकृत मनुष्य के आचरण को प्रतिनिधित्व करने वाला सुसंस्कृत संगठन है, जिसमें उच्च कोटि के सांस्कृतिक मूल्य समाहित है। संस्कृति मनुष्य के नैतिक, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक उपलब्धियों का संचय है। संस्कृति का बोध संकेतों, प्रतीकों एवं मूल्यों से होता है, जबकि सभ्यता एवं उसके चरण बाद आती है तथा मनुष्य की बाह्य उपलब्धियों से जानी जाती है। असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व असाइनमेंट को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignoovala.com। अब आप नीरज पब्लिकेशन की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक विद सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर पर पा सकते हैं अप टू 50+15% की डिस्काउंट की ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट करें www.neerajbooks.com today. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback. Which assignment do you want to see next? Thanks for watching. Thank you.